नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं। कंपनी कोई पहली बात कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। कंपनी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। दूसरी बात, ओलेक्ट्रा गिनटेक एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आप सभी जानते हैं। और कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद बेसिस कंपनी है। और कंपनी का ज्यादा से ज्यादा बसेस आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। कंपनी अभी धीरे धीरे करके खुद के बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में फैलाने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का इलेक्ट्रिक बसेस का बिजनेस है। और उसके साथ साथ देखेंगे तो कंपनी ट्रक्स भी बना रहा है। तो कंपनी के ऊपर बहुत लंबा जर्नी बहुत दिनों से देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मैं संभल के काम कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। बहुत हाई मतलब बहुत हाई। अगर मैं इसका कुछ डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूँ, जैसे आप देखेंगे कंपनी की क्वार्टरली गुड रिजल्ट आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में करीबन 50% के आसपास दिखेगा। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज जो 239 डेज था वो 147 डेज हो चुके हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 239 से घट के 147 डेज हुआ। मतलब एक अच्छा खासा कम दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, एक अच्छी बात है। और कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो देखेंगे तो कंपनी इज ट्रेडिंग इन 16 टाइम्स बुक वैल्यू के 16 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 4.5% के आसपास कम हो चुके हैं 3 साल में। और साथ ही साथ कंपनी का जो हाई जो डेटोस है वो 111 दिन लग रहा है, 211 दिन लग रहा है। तो 212 दिन के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो एक टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो सोचिए, मान के चलिए आज एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचा और वो 1 साल बाद आपको बोला कि मैं 1 साल बाद आपको पैसा दूंगा। तो आपका क्या बिजनेस ठीक ठाक चलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका कैश फ्लो जितना जल्द से जल्द रोटेशन वाइज घूमेगा तो उतना ही कैश जितना जल्द से जल्द रोटेशन वाइज घूमेगा तो आपका बिजनेस में ग्रोथ भी होगा। क्योंकि आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए, नया प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की तो जरूरत है। वो क्या, आप जो कस्टमर को जो माल बेचा वो अगर पैसा नहीं देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो लोन ज्यादा लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अगर खुद के पैसा आपके हाथ में आ जाते तो उस पैसे से वो आप कुछ भी कर सकते थे। तो एक वीकनेस पॉइंट ऑब्वियसली है। साथ ही साथ प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 9% के आसपास प्रोमोटर ने होल्डिंग को बेचा। तो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव एंड कुछ पॉइंट्स नेगेटिव के हिसाब से देखने को मिला। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है क्योंकि जो सिचुएशन कंपनी के ऊपर बना है उस हिसाब से मैं बात करूं, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में आपको कभी भी सेल्स में, एक्सपेंस में, प्रॉफिट में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, 3 करोड़ से 13 करोड़ बना, 13 से 15 बना, 15 से 27 बना। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था। इसको हम लोग कप विद हैंड पैटर्न्स कहते हैं। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी क्या किया, अचीव किया। तो अचीव होने के बाद कंपनी देखिए नीचे आया, फिर से देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर इसके ऊपर आरएसआई का क्या रेंज है, जरूर एक बार शेयर करना। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर अगर आरएसआई का रेंज दिखा दूं तो आरएसआई देखिए, पहले देखिए 70 के ऊपर चला गया था, एक ओवरबॉट जोन में था। तो कभी ना कभी उसका करेक्शन होना चाहिए था। तो फाइनली देखिए करेक्शन हुआ, आरएसआई 30 के नीचे आया और इस लेवल में 30 के नीचे आया। तो मैंने इस जगह पे कुछ डिसीजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, आरएसआई 30 के अगर नीचे हो, उसके साथ साथ अगर 200 डेज ईएमए के भी मूविंग एवरेज के अगर नीचे चलता रहे, मतलब चार्ट अगर इस नीचे बनता, इसके नीचे बनता और आरएसआई भी उस टाइम 30 के नीचे होता तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेता। तो मुझे तो वो सिचुएशन नहीं दिखा तो मैंने इसलिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं लिया। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब के ऊपर मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कशन किया हूँ कि मैं पॉलीकैब के ऊपर एक फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। तो मुझे फिर से एंट्री मिल चुका है क्योंकि लगातार जर्नी होने के बाद जो इसका टारगेट है वो टारगेट मैं जरूर लेके चलूंगा इस हाई लेवल तक। क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो हाई है उस लेवल तक वो जरूर जाएगा।
क्योंकि धीरे-धीरे करके जिस तरीके से करेक्शन होने के बाद ऊपर गया और एक अलग लेवल का टारगेट वो अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो मैंने डिसीजन आपको इसीलिए लिया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। इस रेंज को कोई भी ब्रेकआउट करे तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा और छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि टोटल ओवरऑल इस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक भी इसका टारगेट देखूँ तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो हाई रिस्क कंपनी तो नहीं है, कंपनी बहुत शानदार कंपनी है और लीडर कंपनी है खुद के सेक्टर का। तो इसमें एक रिस्क तो मैं पहले ले चुका था और मेरा टारगेट वहां पे हो चुके हैं। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। पॉलीकैब के अगर मैं चार्ट पैटर्न आरएसआई के बेसिस में दिखा दूं, सॉरी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे एक बिग फॉल देखने को मिला था तब आरएसआई भी 30 के नीचे आया था। तो आरएसआई भी 30 के नीचे आया था, उसके बाद मैंने एंट्री लिया और अभी देखिए इसका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट तब यहाँ पे अचीव होगा जब इस 70 जो आरएसआई है, जो इसका हाई लेवल है 70, उस लेवल को अगर टच करे, उसको ब्रेकआउट करे, तब मैं एग्जिट करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं क्या किया, पहले तो एक एंट्री यहाँ पे बना था और मैं इस गैप लेवल में मैंने टारगेट बुक किया और फिर से यहाँ पे मैं छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री ले लिया। मान लेता हूँ आरएसआई टॉप में है, फिर भी इसमें एंट्री लेने का एक मकसद है, क्योंकि कंपनी लगातार वो हाई रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर होने के बाद भी इसमें एक हाई वॉल्यूम के साथ वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए पॉलीकैब के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का रिटर्न। अगर 10 साल तक देखा जाए तो कंपनी 800% के आसपास रिटर्न दिया। 10 साल, एक्चुअली कंपनी 5 साल हुआ है, तो 3 साल में कंपनी 260%, एक साल में 75%, बाकी 6 to 1 मंथ में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसका मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। तो पॉलीकैब के ऊपर आप एज ए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जरूर फोकस रखिए और जब जब कोई ट्रेड बनेगा तो उस ट्रेड के पूरा जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए बताया, उस सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करके उसके बाद खुद के ऊपर डिसीजन जरूर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंडियन रेन्यूएबल फाइनेंस, सॉरी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। देखिए आईआरएफसी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आईआरएफसी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको सोचना चाहिए कि आईआरएफसी छोटा मोटा कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आईआरएफसी लगातार एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी फाइनेंस जो करते हैं वो टोटली रेलवे के ऊपर, और रेलवे के ऊपर जब फाइनेंस किसी कंपनी के ऊपर हुआ तो सोचिएगा उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेलवे कंपनी जो है कोई अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आरएफसी के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वहां पे आपको हर सालों में, हर क्वार्टर्स में आपको सेल्स धीरे धीरे करके एक रेंज के बेसिस में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ बढ़ा है। और एक्सपेंस देखिए बहुत कम एक्सपेंस है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है तो यहाँ पे एक्सपेंस आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस कंपनी जो कस्टमर को लोन देते हैं उस लोन को कंपनी 100% मार्केट से उठा पाते हैं। मतलब वो लोन का पैसा वो मार्केट से 100% उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो लोन देते हैं वो रेलवे गवर्नमेंट को देते हैं और रेलवे गवर्नमेंट से आज तक लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो जिसके चलते कंपनी को एक बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। तो उसी के चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इस सारे कारण, पॉजिटिव कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए एक रेंज बहुत दिनों से कंपनी इसी रेंज के ऊपर ट्रेड करते चले जा रहे हैं, एक पैटर्न्स बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे जो पैटर्न्स बना इसको कहा जाता है फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न। मतलब यहाँ पे क्या बना, एक फ्लैग बना, उसके सॉरी एक पुल बना और उसके बाद यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, एक फ्लैग। तो जब तक इस फ्लैग को ब्रेकआउट करके ऊपर ना जाए, जब तक इसको रिटेस्ट करके ऊपर ना जाना स्टार्ट करे, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, इसी तरीके से रेंज को क्रिएट करके वो नीचे आने का कोशिश करेंगे। तो जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब तक एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।